सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, चैप्टर 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेशंस। टैक्सेशन में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स देखा, इनकम टैक्स की मेथड देखी, इनकम टैक्स के स्लैब देखे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 देखा, उसकी कैलकुलेशन भी देखी, मार्जिनल रिलीफ भी देखा, सरचार्ज कैसे लगता है उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हमने देखा। ये बेसिक सी जो डिटेल है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, बराबर है। ऐसा नहीं कि एग्जाम ओरिएंटेड, बट इन प्रैक्टिकल आप लाइफ में आगे कुछ बिजनेस करोगे या सैलरी जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, तो इतना इनकम टैक्स का बेसिक नॉलेज जो सबके लिए जरूरी है वो हमने चैप्टर 1 में देखा। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे 5 डेफिनेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं, और वो है एसएससी, असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड पर्सन। तो ये 5 डेफिनेशन जो है, अब देखो, इनकम टैक्स एक एक्ट है, एक लॉ है। अब हम कोई लॉ पढ़ेंगे और उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके बारे में पहले कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशन जो वर्ड के अंदर उन्होंने लॉ में दी गई है, उसके एक्ट में दी गई है, उसी हिसाब से वर्ड टू वर्ड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एसएससी। अब एसएससी क्या है, इसका स्पेल देखो आप, ASSE एसएससी का नॉर्मल मीनिंग में आपको बताऊं तो नॉर्मल मीनिंग होता है एसएससी मतलब टैक्स पेयर। कोई भी टैक्स पेयर जो पर्सन है उसको बोलते हैं एसएससी। अब इसको एसएससी क्यों बोलते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया, ये तो एक्ट में दिया गया है तो हम उसको एसएससी बोलेंगे, बट एक्ट वाइज उसकी डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशंस में आपको मैं बता दूं कि कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ के अंदर जो भी डेफिनेशन दी गई है तो उसमें 2 टाइप के डेफिनेशन होती है। एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि अभी इसमें इतनी चीजें इंक्लूड है और भी हो सकती है, वो अमेंडमेंट करके, करेक्शन करके कुछ भी वो ऐड करते जा रहे हैं, जा सकते। एक्सक्लूसिव में ये होता है कि इतनी अमाउंट, इतनी जो डिटेल है उसमें नहीं है, इसके बाहर का, और इंक्लूसिव का इसके अंदर का, ये मतलब होता है, बराबर। तो एसएससी की जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे दी हमको इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब इससे बताया गया है कि एसएससी इंक्लूड्स फॉलोइंग। कौन कौन एसएससी के अंदर आता है। सबसे पहला, एन एसएससी इज अ पर्सन बाय वूम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। अब जहां जहां पे दिस एक्ट आएगा मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सबसे पहला ये है कि कोई भी पर्सन जिसको टैक्स पे करना है और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर कुछ भी पेमेंट करने का निकलता है वो एसएससी है। अदर सम मनी के अंदर क्या क्या आता है, तो इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कुछ भी, तो वो एसएससी है।
every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of, यानी कि कोई भी पर्सन जिसके लिए हिसाब से मतलब जिसके लिए कुछ भी प्रोसीडिंग हो रही है अंडर दिस एक्ट, प्रोसीडिंग किस बारे में, तो हिज इनकम, उसकी इनकम के बारे में, या तो इनकम ऑफ एनी पर्सन अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल, कोई और पर्सन की इनकम है बट उसके लिए ये जिम्मेदार है या इसके पास से टैक्स लेना बनता है, तो और द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और सच अदर पर्सन, मतलब उसने कुछ लॉस किया है या कोई अदर पर्सन के बिहाफ पे उसने कुछ लॉस किया है, और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, सच अदर पर्सन का मतलब है सेकंड नंबर का पॉइंट कि एनी अदर पर्सन, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, मतलब उसको गवर्नमेंट से कुछ रिफंड टैक्स लेना है और ऐसे कोई पर्सन के बिहाफ पे उसको लेना है, तो वो भी एसएससी माना जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एवरी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम के लिए, इनकम ऑफ अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल, उसको किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करना है और किसी और की इनकम उसके हिसाब से हो रही है, उसको लॉस किया है उसने, कुछ रिफंड बनता है उसका, तो वो भी एसएससी है। डिम्ड एसएससी, डिम्ड एसएससी मतलब कि माना गया हुआ एसएससी, वो भी एसएससी है। इसमें कौन आता है, तो डिम्ड एसएससी मीन्स के पर्सन इज डिम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अदर पर्सन, मतलब कि ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट है उसका कोई ट्रस्टी है तो उसको ट्रस्ट का टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है, तो वो डिम्ड एसएससी है, क्योंकि ट्रस्ट और ट्रस्टी दोनों अलग चीज है, बराबर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि भाई किसी के बिहाफ के कोई काम कर रहा है लीगल, मतलब किसी ने किसी को अथॉरिटी दी है, कोई बिजनेसमैन है या कोई पर्सन है, उसने उनके सारे लीगल काम जो है वो करने के लिए किसी को अथॉरिटी दी है, तो उसको वो बन जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो एसएससी माना जाता है। कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, बाहर रहता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, तो वो लीगल गार्डियन ऑफ माइनर, माइनर के जो गार्डियन है, उसके मदर फादर नहीं है तो उसके गार्डियन, उसके जो वाली बोलते हैं वो ल्यूनाटिक और इडियट, मतलब कोई पागल, कोई दिमागी हालत से ठीक नहीं है, उनके लीगल गार्डियन। रिसीवर ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन के हिसाब के बिहाफ पे किसी को पैसा मिलने वाले हैं जो पर्सन को, वो पर्सन, वो सब होते हैं डिम्ड एसएससी, वो भी एसएससी है। डिफॉल्टेड एसएससी इज एन एसएससी, डिफॉल्टेड का मतलब क्या है, डिफॉल्टेड का मतलब ये है कि जो पर्सन है उसको कोई वर्क करना है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट बट उसने नहीं किया है, कोई प्रोसेस करनी है पर उसने नहीं की है, वो होता है डिफॉल्टेड, मतलब टैक्स पे करना है पर नहीं किया है, बराबर। कौन आता है इसमें, तो अ पर्सन वो फेल टू डिडक्ट एंड टू रेमिट टीडीएस, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एक सोर्स, तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पर उसको टैक्स डिडक्ट करना है या टीडीएस रिमिट करना है पर उसने नहीं किया। पर्सन वो फेल्स टू पे टैक्स एंड एनी अदर सम डिमांडेड, गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने कुछ उनसे डिमांड किया है पर उसने पे नहीं किया है, बराबर, तो वो भी एक एसएससी ही है, बराबर। तो एसएससी में ये चार जो यहाँ पे डिटेल दी गई है वो इंक्लूडेड है, तो ये हो गई एसएससी की डेफिनेशन। अब होता है दूसरी डेफिनेशन हमारी, वो है असेसमेंट। असेसमेंट जो है एक प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग अलग अथॉरिटीज होती है, उसमें से एक होता है असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो भी प्रोसेस की जाती है कोई भी पर्सन की इनकम को डिटरमाइन करने की, उस प्रोसेस को कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट ईयर, थर्ड डेफिनेशन थी हमारी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को हम शॉर्ट में अभी जहां पे भी लिखेंगे याद रखना, क्या लिखेंगे हम, AY, और ये अब हर कैलकुलेशन में
हमको लिखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। AY मतलब असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब असेसमेंट ईयर का मीनिंग क्या होता है? असेसमेंट का मीनिंग हमने देख लिया, असेसमेंट ईयर का मीनिंग क्या होता है? तो असेसमेंट ईयर मतलब ऐसा ईयर, द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंडिंग 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ध्यान में रखना। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंडिंग 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब अभी जो साल चल रहा है, अभी जो करंट ईयर है, अभी आज जो ईयर है, आज की डेट के अंदर हम बोले तो अप्रैल से जब शुरू हुआ वो मार्च को खत्म हुआ, अप्रैल से शुरू होके मार्च को खत्म हुआ। नेक्स्ट ईयर मतलब कि आने वाले अप्रैल से। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि असेसमेंट ईयर 24-25 विच कमेंस ऑन 1st अप्रैल 24 एंड एंड्स ऑन 31st मार्च 25। असेसमेंट ईयर 24-25 को हम ऐसा बोलेंगे कि वो 1st अप्रैल 24 से शुरू होता है और 31st मार्च 25 पे खत्म होता है, वो होता है असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्यों बोला है, इसके लिए हम इसके बाद की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। द ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, यस। अब दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों साथ में देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा आपको। द ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टू बी असेस्ड इज नॉन एज असेसमेंट ईयर। मतलब कि जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस्ड करनी होती है वो ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। करंट असेसमेंट ईयर जो है हमारे सिलेबस के हिसाब से वो है 24-25, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया 23-24। अब देखो प्रीवियस ईयर 23-24 क्यों और असेसमेंट ईयर 24-25 क्यों? तो अब असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में वापस पढ़ता हूँ। देखो असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1st एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी देखो 23-24 का जो ईयर है वो 24 मतलब कि 31st मार्च 24, उसके बाद 1st अप्रैल 24 से जो शुरू हुआ वो हो गया असेसमेंट ईयर। कौन से ईयर के लिए? 23-24 के लिए। तो नेक्स्ट ईयर हुआ ना, यानी कि जो साल हमारा खत्म होता है 31st मार्च को, उसके बाद जो शुरू होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। बट वो असेसमेंट ईयर कंटिन्यूअस नहीं रहता, वो असेसमेंट ईयर ओनली फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए। अब जब 31st मार्च 25 आएगा उसके बाद 1st अप्रैल 25 आएगा तो 25-26 बन जाएगा असेसमेंट ईयर और 24-25 बन जाएगा प्रीवियस ईयर। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चालू रहेगी। तो आपको क्लियर समझ में आया होगा असेसमेंट ईयर क्या और प्रीवियस ईयर क्या, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ डेफिनेशन जो है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को हम शॉर्ट में बोलेंगे PY। प्रीवियस ईयर का दूसरा नाम है फाइनेंशियल ईयर, उसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। कुछ कुछ कंट्री में उसको टैक्स ईयर भी बोलते हैं, बराबर। फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, ओके। तो प्रीवियस ईयर हमने आगे देख लिया, द ईयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर इज नॉन एज प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर को शुरू होने से पहले जो खत्म होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर को क्या बोलते हैं? पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 1st अप्रैल नेक्स्ट ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के बाद। तो दोनों ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 23-24 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। समझे आपको? ओके। अब दोनों ईयर के अंदर डिफरेंस है बहुत बड़ा, वो समझिए पहले क्या। सबसे पहला असेसमेंट ईयर जो होता है वो 1st अप्रैल से शुरू होता है और 31st मार्च को खत्म होता है। बट प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर वो है जो असेसमेंट ईयर शुरू होने से पहले खत्म हुआ, मतलब वो शुरू कब हुआ वो नहीं बताया, वो शुरू कभी भी हो सकता है बट खत्म होता है 31st मार्च को, मतलब कि असेसमेंट ईयर जब शुरू होता है उससे पहले।
तो यहाँ पे कुछ हमको उसके बारे में डिटेल में जानना होगा। जैसे कि कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या है। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस द पीरियड स्टार्टिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप बिजनेस एंड एंडिंग ऑफ 31 मार्च इज टेकन एज प्रीवियस। कोई नया बिजनेस आपने जब से स्टार्ट किया तो स्टार्ट जो ईयर डेट थी उससे लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड वो होता है प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर कंपलसरी ऐसा नहीं है कि वो 12 मंथ का ही हो, वो 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है। मान लो कि मैंने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर। ठीक है, कुछ कुछ केस में स्पेशल ईयर भी प्रीवियस ईयर भी है। जैसे कोई इनकम का सोर्स हमें अभी पता चला एज ऑन डेट, तो उनके लिए वही असेसमेंट ईयर, वही प्रीवियस ईयर। व्हेन द सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट नॉन द प्रीवियस ईयर ऑन सच इनकम आर द ईयर इन विच दे हैव बीन डिटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड कैश जिसको ब्लैक मनी बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट। कोई टैक्स पेयर ने ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट को नहीं दी है और डिपार्टमेंट को असेसमेंट के द्वारा पता चला है, ये डिटेल मिली है कि ये इनकम भी उनकी है या ये सोर्सेज भी इनकम्स के उनके हैं, तो जब ये पता चलता है तभी वो हो जाता है प्रीवियस ईयर। उसको 1 साल का फिर वेट करने की जरूरत नहीं है, बराबर। स्पेशल प्रीवियस ईयर है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, तो क्या है? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी सेम। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी सेम। जनरल रूल क्या है? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग है। जैसे पहले दिन में देखा, देखो 24-25 असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या है 23-24। बट कुछ केस में ऐसा है कि उसमें दोनों एक ही है। कैसा? तो फर्स्ट नंबर, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। जो इंडिया का रेसिडेंस नहीं है या तो इंडिया से ज़्यादा बाहर रहता है, वो रेसिडेंट का चैप्टर हम देखेंगे, उसमें देखेंगे रेसिडेंट स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं। तो अभी सोच लो, खाली समझ लो कि जो नॉन रेसिडेंट बिजनेस शिपिंग बिजनेस करता है उसके लिए सेम ईयर प्रीवियस और सेम ईयर असेसमेंट। क्यों? क्योंकि वो कब वापस आएगा उसका पता नहीं है, तो गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी, उसको उसी साल में उसका टैक्स पे करना है। जनरल रूल में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में होता है और असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स भरना होता है। तो 1 साल का 3-4-6 महीने का हमको टाइम मिलता है। बट इस केस में ऐसा है कि वो भाई गया तो पता नहीं वापस कब आएगा, तो टैक्स पे करेगा या नहीं, तो उसके लिए सेम प्रीवियस ईयर सेम असेसमेंट ईयर। पर्सन लिविंग इंडिया, जो भारत छोड़ के बाहर जा रहा है, उसको भी सेम प्रीवियस ईयर सेम असेसमेंट ईयर। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। पर्सन टैक्स अवॉइड करने के लिए खुद की प्रॉपर्टी दूसरों के नाम ट्रांसफर करता है, उसको डिसकंटिन्यूड बिजनेस बंद होता है तब भी उसको भी सेम ईयर प्रीवियस ईयर और सेम ईयर असेसमेंट ईयर। क्योंकि बिजनेस बंद कर दिया, अब आगे असेसमेंट ईयर तक तो उसकी वेट करनी नहीं है। एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, फॉर्मेट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, वो आगे की डेफिनेशन में हम देखने वाले कि क्या है। बट ये पर्टिकुलर कोई पर्पस या पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही उसको क्रिएट किया गया है, तो वो इवेंट खत्म हो जाए तो सेम उसका प्रीवियस ईयर सेम उसका असेसमेंट। तो प्रीवियस ईयर के लिए इतनी जानकारी आपको कंपलसरी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सन, अब पर्सन में क्या है? तो पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। पर्सन यानी हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं पर्सन माने कि कोई व्यक्ति, बराबर। बट इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन कौन है, तो इसकी भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सबसे पहले उसमें क्या इंक्लूड होता है? इंडिविजुअल्स, मतलब नेचुरल बॉर्न पर्सन, मेल फीमेल मेजर माइनर सब आ गए। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF वो भी इनकम टैक्स के लिए पर्सन है। कंपनी और फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, LLP वो भी आती है उसमें।
एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मैंने आगे बोला था एओपी, तो उसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम ट्रस्ट बोलते हैं। सोसाइटीज जो आती है हमारी, वो सब ए होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का भी हम देखेंगे डिटेल में क्या है वो। फिर आता है लोकल अथॉरिटी और फिर आता है आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। ये जो है 7 यहाँ पे जो डिटेल दी गई है वो 7 पर्सन की डेफिनेशन में है, और एनी पर्सन इज एन एसएससी। वो एसएससी में डेफिनेशन में हमने देखा, तो कोई भी पर्सन, यानी कि ये 7 जो डिटेल है उसमें से आता है वो एसएससी है। नेचुरल बोर्न बाय पर्सन, HUF जिन्होंने क्रिएट किया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बराबर, जो एक पेढ़ी बोलते हैं हम वो। कंपनी में प्राइवेट और लिमिटेड दोनों कंपनी आ गई। फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी बीओआई को हम देखते आगे। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपालिटी, ग्राम पंचायत, ये सब। आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन मतलब कि गुजरात यूनिवर्सिटी जैसे जो यूनिट है उसको आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन बोलते हैं, जैसे स्कूल हो गई कोई वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं पर्सन में। अब एओपी और बीओआई क्या है? तो एओपी है फॉर्म्ड वॉलेंटरली। ये हम 8-10 लोग मिलके कुछ काम करने वाले हैं, वो पार्टनरशिप नहीं है, बिजनेस नहीं है, बट एक ट्रस्ट है जो चैरिटी का काम करना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी हो गई, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमने सुना है, बराबर। वहाँ पे क्या होता है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहीवट होता है वो कौन करता है? सोसाइटी के मेंबर मिलकर करते हैं। उसमें से किसी को चेयरमैन बनाते हैं, किसी को सेक्रेटरी बनाते हैं, वो मेंटेनेंस जो कलेक्शन करते हैं, तो वो क्या है? एओपी है। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वॉलेंटरी बनता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बाय लॉ बनता है, बराबर। एओपी मतलब एनी पर्सन कैन बी इट्स मेंबर, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज लाइक कंपनी और फर्म, कोई कंपनी भी बन सकता है, कोई फर्म भी बन सकती है, कोई इंडिविजुअल भी बन सकता है। एओपी का मेंबर मतलब देखते हैं ना कई सारी सोसाइटीज के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो बाय परचेस की होती है बाय कंपनी के नाम पे होती है, तो वो मेंबर हो गया, तो मेंबर बन सकता है। पार्टनरशिप फर्म के नाम से होती है तो मेंबर बन सकता है। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर, बीओआई में ओनली इंडिविजुअल ही मेंबर बन सकते हैं, कंपनी फर्म नहीं। 2 और मोर पर्सन ज्वाइन टूगेदर फॉर कॉमन पर्पज टू अर्न इनकम, एओपी के अंदर 2 से ज़्यादा लोग मिलके एओपी बना सकते हैं टू अर्न इनकम, इनकम अर्न करने का पर्पज हो तो भी बना सकते हैं। इफ अ बिजनेस इज रन बाय अ विडो फॉर हर ओन इंटरेस्ट और ऑन बिहाफ ऑफ हर चिल्ड्रन, इट इज टू बी एसेसिड एज बीओआई। जैसे कोई बिजनेस है, वो उसके विडो मतलब कि उसके हस्बैंड नहीं है, ऐसी कोई लेडी के द्वारा चलाया जाता है, फॉर हर ऑन इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के लिए, और ऑन बिहाफ ऑफ हर चिल्ड्रन, वो उसके बच्चे के बिहाफ पे चला रही है, तो ये होता है बीओआई, उसको बीओआई कहते हैं। मतलब उसका नाम है खाली, बट जो एग्जीक्यूशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो तो कोई और कर रहा है। तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है। Co-hires, co-legislates, co-donnees, etc. joining together would be chargeable as an AOP. Co-hires, co-legates, co-donors, बराबर। ये सब लोग जो है मतलब 2-3 लोग साथ में मिलके कोई डोनेशन कर रहे हैं, 2-3 साथ में लेके कोई लीगल काम कर रहे हैं, बराबर है। को-हेयर्स होते हैं मतलब वारसागत जो हम बोलते हैं वो, तो ये सब चीज़ें होती है, वो एओपी होता है। को एग्जीक्यूटर, को ट्रस्टीज वुड बी एसेसेबल एज बीओआई। को एग्जीक्यूटर मतलब 2-3 लोग मिलके कोई कंपनी का, कोई बिजनेस का चार्ज लेते हैं और करते हैं, तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। तो ये बाय लॉ बनाना पड़ता है। जैसे कि हस्बैंड, जैसे आगे के स्टेप में देखा, उसका हस्बैंड नहीं है और अभी बच्चे भी छोटे हैं, तो बिजनेस कैसे चला पाएगी? तो उनके हिसाब से कोई बिजनेस और करता है, तो जितने भी लोग करते हैं उसमें वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाना पड़ता है, बराबर है। तो ये हो गया पर्सन का डेफिनेशन, और एओपी बीओआई के बारे में भी हमने समझा, ठीक है। आगे और भी डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जानकारी देने वाली है, और आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में उसकी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको इतनी डेफिनेशन पढ़नी है, अच्छी सी नोट्स बनानी है और आपको ध्यान से उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।